सभी साथियों को अनिल लालपुरिया का नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रति चक्रवात के बारे में। प्रति चक्रवात चक्रवात से विपरीत विचारधारा है। चक्रवात से बिल्कुल उलट वायु प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है। प्रति चक्रवात शब्द जो होता है वो गेफन ने दिया है। यहाँ पर ये नाम याद रखेंगे आप कि प्रति चक्रवात शब्द जो है वो किसने दिया है, गेफन ने दिया है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हमेशा उच्च वायुदाब होती है और परिधि की ओर न्यून वायुदाब होता है। इसलिए जो हवाएं होती हैं प्रति चक्रवात में वो इस प्रकार, ये जो केंद्र बना है, केंद्र में हमेशा प्रति चक्रवात में उच्च वायुदाब होता है, प्रति चक्रवात। और इसलिए हवाएं जो होती हैं वो केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। इस प्रकार ये हवाएं जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। यहाँ अब ये चीजें याद रखनी है आपको कि उत्तरी गोलार्ध का जो प्रति चक्रवात होता है, उत्तरी गोलार्ध में उसमें ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं वो घड़ी की सुई के अनुकूल प्रवाहित होती हैं, अनुकूल चलती हैं, यानी घड़ी की सुई के अनुरूप चलती है। तो ये उत्तरी गोलार्ध का प्रति चक्रवात होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। और यहाँ जब केंद्र में उच्च वायुदाब है तो वायुमंडल की जो केंद्र में हवाएं अवतलित होती हैं, प्रति चक्रवात होता है, इसके केंद्र में हवाओं का अवतलन होता है। ये याद रखेंगे कि प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाओं का अवतलन होता है। हवाओं का अवतलन होने के कारण कभी भी प्रति चक्रवातीय दशाओं में वर्षा नहीं होती है। ये हमेशा नोट करने की बात है कि जहां पर भी प्रति चक्रवातीय दशाएं बनती हैं वहां पर कभी भी वर्षा नहीं होती है। तो इनमें अवतलन होता है, इसलिए प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात रखेंगे कि प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। और अवतलन होने के साथ साथ यहाँ पर हवाओं का अपसरण भी होता है। हवाओं का क्या होता है? अपसरण होता है, यानी हवा नीचे अवतलित होती है, अवतलित होकर के फिर अपसरित हो जाती है। इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो प्रति चक्रवात में चलता रहता है। हवाओं का अपसरण होता है और प्रति चक्रवात में कभी भी वाताग्र नहीं बनते हैं, वाताग्र नहीं बनते हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि प्रति चक्रवात की जो कंडीशंस होती हैं, केंद्र में हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं केंद्र में अवतलित होती हैं, फिर वो वहां से अपसरित होती हैं, केंद्र से अपसरण होता है हवाओं का, इस समय वर्षा नहीं होती है और ना ही इस समय वाताग्र बनते हैं। तो प्रति चक्रवातीय दशाएं कभी जब भी बनती हैं तो शुष्क मौसम की भविष्यवाणी है वो की जाती है कि जब हवाओं का अवतलन होता है, किसी केंद्र पर उच्च वायुदाब बनता है और हवाएं वहां से अपसरित होती हैं, ऐसी कंडीशन में कभी भी वर्षा नहीं होती है। तो ये प्रति चक्रवात जो है ये गेफन महोदय ने दिया था। उसके बाद प्रति चक्रवात के अलावा हम देखते हैं एक छोटा सा बिंदु, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता के बारे में देखिए, आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद है और हमारे मौसमी परिवर्तनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी मौसमी परिवर्तन, ओस, पाला, धुंध, कोहरा, वर्षा, ये सारी जो मौसमी गतिविधियां होती हैं, वर्षण की जो तमाम गतिविधियां होती हैं, उन सब में आर्द्रता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जब भी किसी प्रारूप में धरातल की ओर आती है तो हम उसको वर्षण कहते हैं। यानी यहाँ थोड़ा सा हमने एक शब्द बोला है वर्षण, तो इसके बारे में याद रखेंगे कि वर्षा और वर्षण होता है, इसमें बहुत अंतर होता है। वर्षण में वायुमंडल में जो भी आर्द्रता है वो धरातल की ओर आती है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, चाहे ओस के रूप में आए, चाहे वो जलवाष्प के रूप में आए, यानी ओस या जलवाष्प एक ही बात है, चाहे वो पाला हो, चाहे वो ओलावृष्टि हो, यानी किसी भी रूप में वायुमंडलीय जो जलवाष्प वो धरातल की ओर आती है, वो समस्त गतिविधियों को वर्षण कहते हैं। और वर्षा होती है उसमें क्या फर्क होता है कि वायुमंडलीय जलवाष्प जो होती है वो जल बूंदों के रूप में आती है, यानी ये इसमें अंतर होता है कि जल बूंदों के रूप में जब वो नीचे आती है तब हम उसको क्या कहते हैं,
एक तरह से वर्षा कहते हैं। जब वो ओस, जलवाष्प, पाला, धुंध, ओलावृष्टि इन रूप में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से वर्षण कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसका मापन प्रति घन फुट, यानी उसका जो प्रति घन फुट जो आयतन होती है, प्रति घन फुट आयतन में जो कितने ग्रेन आर्द्रता पाई जाती है उसके आधार पर उसका मापन किया जाता है। यानी आर्द्रता का मापन ग्रेन में होता है, यानी प्रति घन फुट जो वायु है उसमें कितनी आर्द्रता है वो पाई जाती है, या प्रति जो घन सेंटीमीटर में हम माप माने कि प्रति घन सेंटीमीटर आयतन पर जब किया जाएगा तब उसका मापन हम ग्राम में करेंगे, यानी ग्राम में। तो दो इकाई है आर्द्रता मापन, यानी आर्द्रता का जो मापन किया जाता है, यदि हम किसी वायु का आयतन देखें कि प्रति घन फुट में, तो उस आर्द्रता का मापन करेंगे ग्रेन में, और जब हम उस प्रति घन सेंटीमीटर में जब उसका मापन हम करते हैं आयतन का, तो उसका मापन हम करेंगे ग्राम में। तो प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम में किया जाएगा, प्रति घन फुट जो है वो किस में किया जाता है, ग्रेन में किया जाएगा। उसके बाद में आर्द्रता के प्रकार, आर्द्रता के प्रकार। तो आर्द्रता के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक रूप से आर्द्रता 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से आर्द्रता के प्रकार हैं इसके बारे में हम देखेंगे। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरी है आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य, कैपेसिटी। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता, और चौथा है विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य, सापेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। आर्द्रता के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। देखिए कौन कौन से हैं, क्या उनकी उपयोगिता है। सबसे पहला है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? निरपेक्ष शब्द जहां पर आता है, निरपेक्ष बहुत बार आता है, जैसे आजकल आप मूवी देखते हो उसमें बहुत बार, सीरियल्स वगैरह उसमें आता है एब्सोल्युटली राइट। तो जो एब्सोल्यूट मतलब है वो है निरपेक्ष, वो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि हाँ, निर्विवाद रूप से या बिना किसी दूसरे तथ्यों के संबंध के, यानी एब्सोल्युटली बिल्कुल सटीक, पूर्णतया, यानी दूसरे से कोई जुड़ाव नहीं है। तो निरपेक्ष का मतलब कि दूसरी चीजों से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। वो वास्तव में कितनी उपलब्ध आर्द्रता है, किसी भी तापमान पर, किसी वायु में, निश्चित आयतन वाली वायु में, निश्चित तापमान पर कितनी आर्द्रता मौजूद है, वो क्या कहलाती है? उसका निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यानी इसका आप ये मान सकते हो कि उपलब्ध आर्द्रता, किसी निश्चित आयतन पर निश्चित तापमान में उपलब्ध आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष। तो निश्चित ताप वाली, निश्चित ताप वाली वायु में, निश्चित ताप वाली वायु में, ये इंपॉर्टेंट है यहां, उपलब्ध आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता
कहते हैं। यानी निश्चित ताप वाली वायु में जो आर्द्रता उपलब्ध है, जो आर्द्रता मौजूद है, उसको हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता का तापमान बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। अब तापमान यदि परिवर्तन करोगे तो निरपेक्ष आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि ये अन्य तथ्य है कि तापमान बढ़ने से वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, जिससे वायुमंडल में क्या होगा, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। लेकिन सामान्य रूप से आपको याद रखना है कि वो जो वायुमंडल में वाष्पीकरण से ऐड होती है वो एक अलग प्रक्रिया है, वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है जिसके कारण नई मात्रा में ऐड होती है। उसकी वास्तविक स्थिति में, उसकी निरपेक्ष स्थिति में कोई प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो निरपेक्ष आर्द्रता का ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद दूसरा है आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य, कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होती है उसके बारे में देखिए। आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य का मतलब कि उस वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, आर्द्रता क्षमता कितनी है, उसको हम आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य का संबंध तापमान से होता है। जितना तापमान बढ़ेगा उसकी उतनी ही कैपेसिटी होगी, यानी तापमान उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की एक तरह से ऊर्जा है, वो उसकी क्षमता है। तापमान बढ़ जाएगा तो वो वायु अधिक आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है, तापमान कम हो जाएगा तो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन को कैसे लिखोगे? किसी ताप बिंदु पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य, ठीक है। किसी भी ताप बिंदु पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो तापमान से प्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक संबंधित होता है, यानी आर्द्रता सामर्थ्य तथा तापमान में समानुपातिक संबंध है। यानी तापमान बढ़ने से, तापमान यदि अधिक होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा, यानी तापमान बढ़ने से आर्द्रता सामर्थ्य है वो बढ़ जाएगा, और तापमान कम हो जाएगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी कम हो जाएगा। यानी दोनों जो हैं ये समानुपातिक रूप से संबंधित होते हैं। यानी आर्द्रता सामर्थ्य, किसी ताप बिंदु पर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता सामर्थ्य जो होता है, आर्द्रता सामर्थ्य और तापमान में समानुपातिक संबंध होता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाएगा, तापमान कम होगा तो आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीजें हमने देखी हैं, आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता। जब निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य बराबर हो जाएं, मान लीजिए किसी तापमान पर वायु की आर्द्रता है वो 60% है या 60 ग्रेन है ऐसा मान ले, यानी उसकी यूनिट 60 है, और उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता जो है वो 75 है, यानी ये उसकी क्षमता है टोटल, और ये उसकी निरपेक्ष आर्द्रता है। निरपेक्ष
आर्द्रता, और ये उसका आर्द्रता सामर्थ्य है। सामर्थ्य, मान लीजिए कि ये ग्रेन है, ये भी ग्रेन है, यानी उसकी निरपेक्ष आर्द्रता 60 ग्रेन है और उसका आर्द्रता सामर्थ्य 75 ग्रेन है। यदि उसकी निरपेक्ष आर्द्रता 75 हो जाती है बराबर आर्द्रता सामर्थ्य हो जाता है, तो ये हो जाती है संतृप्त वायु। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि संतृप्त वायु किसे कहते हैं। जब आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता दोनों बराबर हो तो उसको संतृप्त वायु कहते हैं। वायु संतृप्त करने के दो तरीके हैं। कोई वायु संतृप्त हो जाए, दो तरीके हैं। पहला तो उसमें आर्द्रता को बढ़ा दिया जाए, आर्द्रता बढ़ा दी जाए। दो तरीकों में, पहला तरीका आर्द्रता बढ़ा दी जाए, दूसरा तापमान कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो तापमान कम करने से क्या होगा कि आर्द्रता सामर्थ्य है वो कम हो जाएगा। हमने सबसे पहले इसको बढ़ाया है, यानी इसको इंक्रीज करके 75 कर दिया हमने। अब देखिए हम उसका तापमान कम कर देते हैं। मान लीजिए ये जो कंडीशन है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और फिर हमने उसका तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 24 डिग्री सेंटीग्रेड करते ही जो ये 75 ग्रेन था ये भी क्या हो गया, 60 ग्रेन हो गया, क्योंकि उसका तापमान कम होने से आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाती है। तो ये दोनों तरीकों से हमने वायु को संतृप्त कर दिया। 60 ग्रेन 60 ग्रेन बराबर है तो वायु संतृप्त है। इधर हमने तापमान को परिवर्तित नहीं किया, निरपेक्ष आर्द्रता को बढ़ा दिया 60 से 75, तो 75 और 75 वायु संतृप्त हो गई। तो संतृप्त वायु की ये कंडीशन होती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य। उसके बाद में तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता यानी सापेक्ष आर्द्रता के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या होता है। यहां देखिए सापेक्ष आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्ष का मतलब जिसका संबंध दूसरे के साथ भी होता है, उस स्थिति को हम सापेक्ष स्थिति कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता यानी ये निरपेक्ष आर्द्रता और आर्द्रता सामर्थ्य के निश्चित अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी आर्द्रता सामर्थ्य तथा निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को, यानी सापेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता सामर्थ्य और निरपेक्ष आर्द्रता के निश्चित अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको हम प्रतिशत में लिखते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी सापेक्ष आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता अपॉन आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100, यानी इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्द्रता सामर्थ्य होती है ना, कि जिसमें ताप ग्रहण करने की क्षमता, आर्द्रता सामर्थ्य, उपस्थित आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, इन दोनों का अनुपात, इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको गुणा 100 कर दिया। ये फॉर्मूला है वो एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रखना। निरपेक्ष आर्द्रता ऊपर होगी, इसमें से अधिक कौन हो सकता है? अधिक आर्द्रता सामर्थ्य हो सकती है, ये मैक्सिमम होती है।
कि कैपेसिटी कितनी है। ये जैसे आदमी 80 किलो वजन उठा सकता है ना, तो उसका सामर्थ्य 80 किलो हो गया, लेकिन उसके पास 20 किलो ही वजन है, तो उसका निरपेक्ष वजन हो गया 20 किलो और अदर उसका वजन सामर्थ्य कितना हो गया 80 किलो। तो जो वजन कम है वो ऊपर रहेगा, जो आर्द्रता कम है वो ऊपर रहेगी, जो ज्यादा है वो नीचे रहेगी, क्योंकि ज्यादा संख्या आधार में है और कम संख्या उसके ऊपर है। गुणा 100 से करना है। ये फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। अब इसका जो एक कनेक्शन और पूछते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता और तापमान में क्या अंतर है। सापेक्ष आर्द्रता और तापमान में क्या अंतर है, क्या उनका संबंध है। तो सापेक्ष आर्द्रता और तापमान जो होता है उसमें विलोमानुपाती संबंध होता है। क्यों होता है विलोमानुपाती? क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या बढ़ता है, आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ता है। नीचे वाली संख्या, भाग वाली संख्या जब बढ़ेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, विपरीत संबंध है। और तापमान का इसके साथ सकारात्मक संबंध है ना। मान लीजिए इसका विपरीत संबंध है ना। कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है ना। तो ये पहले से ही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसका जो दोस्त है तापमान, जिसके साथ समानुपातिक संबंध है, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ है, तापमान के साथ समानुपातिक संबंध है, तो इसका तापमान के साथ कैसा होगा, विलोमानुपाती होगा, विलोमानुपाती। तो तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य, इन दोनों के साथ इसका विलोमानुपाती संबंध है। जितना आर्द्रता सामर्थ्य अधिक होगा, सापेक्ष आर्द्रता है एक तरह से उससे प्रभावित होगी, तापमान से प्रभावित होगी। तो ये चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता तथा तापमान में विलोमानुपाती संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है, याद रखेंगे। तापमान अधिक होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। तापमान कम होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता अधिक हो जाएगी। यानी इस प्रकार इनमें विलोमानुपाती संबंध होता है, याद रखेंगे। तापमान और आर्द्रता सामर्थ्य का समानुपाती संबंध है, सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान का विलोमानुपाती संबंध होता है। जलवायु वैज्ञानिकों के लिए आर्द्रता सामर्थ्य इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जलवायु वैज्ञानिकों के लिए मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए सापेक्षिक आर्द्रता है वो महत्वपूर्ण होती है। तो सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व, सापेक्षिक आर्द्रता का महत्व, देखिए क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। मौसम वैज्ञानिक सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहला इसका जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, मौसम की भविष्यवाणी याद रखेंगे किसके आधार पर की जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता के आधार पर की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता यदि उच्च है, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता है, यानी सापेक्षिक आर्द्रता का प्रतिशत उच्च है, तो वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है, यानी वर्षा वहां पर होगी। और यदि न्यून सापेक्षिक आर्द्रता है तो मौसम शुष्क रहने की भविष्यवाणी की जाती है। यानी न्यून है तो क्या होगा, शुष्क मौसम की भविष्यवाणी की जाएगी। शुष्क मौसम की भविष्यवाणी किससे होगी, जब वो सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, तो उसमें से जो वातावरण, एक तरह से हम कहें कि सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम है तो शुष्क मौसम है, और अधिक है तो एक तरह से क्या है, वर्षा होने की संभावना है। तो उसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर पे देखते हैं विशिष्ट आर्द्रता। विशिष्ट
आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता का क्या मतलब है, किसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता? जो थी तीनों तो हमने पढ़ ली, तो चौथी कौन सी बच गई? विशिष्ट आर्द्रता का मतलब यह है कि एक निश्चित आयतन पर जो वायु मौजूद है उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है। यानी निश्चित द्रव्यमान वाली वायु में हम कहें कि निश्चित द्रव्यमान वाली वायु में आर्द्रता की मात्रा, निश्चित द्रव्यमान वाली वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट आर्द्रता। कहने का मतलब 1 किलोग्राम जो वायु है, 1 किलोग्राम वायु में आर्द्रता की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है कि 1 किलोग्राम वायु में मान लीजिए 100 ग्राम आर्द्रता है तो विशिष्ट आर्द्रता 100 है। जबकि निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता है निश्चित आयतन वाली वायु, यानी प्रति घनफुट में, 1 घनफुट के एरिया में जितनी वायु उसमें कितनी आर्द्रता है। और ये वजन में मापना है, ये द्रव्यमान है, ये याद रखेंगे इसको, बहुत बार ये डेफिनेशन पूछी गई है। तो आर्द्रता 4 प्रकार की है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य और विशिष्ट आर्द्रता। उनकी गणना आयतन पर होती है और इसकी गणना द्रव्यमान पर होती है। ये फर्क है, ये अपने आप में अलग है। तो इस प्रकार से इन चारों को बहुत अच्छे से याद रखो।